हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दीप क्लासेस में, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है अंधेर नगरी नाटक का उद्देश्य। हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। चलिए अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। भारतेंदु हरीश चंद्र द्वारा रचित अंधेर नगरी एक लघु नाटक है, जिसके द्वारा एक नहीं अपितु अनेक उद्देश्य प्रकट किए गए हैं। यह युग का बोध कराने के साथ साथ लोगों की मानसिकता को प्रकट करने का कार्य भी करता है। लेखक ने अन्य नाटकों जैसे भारत दुर्दशा, भारत जननी, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति की तरह ही इसमें भी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक विकृतियों को प्रकट किया है। उसके लिए साहित्य मात्र मनोरंजन का कार्य नहीं है, बल्कि यह जन जागरण का साधन है। यह जनता को कर्तव्य बोध की ओर प्रवृत्त करता है, उसे समाज सुधार की दिशा दिखाता है तथा दायित्व का एहसास कराता है। इसीलिए भारतेंदु को नई चेतना जगाने वाला वैतालिक माना जाता है। अंधेर नगरी में प्रमुख रूप से जिन उद्देश्यों को प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है, उन्हें निम्नलिखित आधारों पर स्थापित किया जा सकता है। पहला है सामाजिक विकृति चित्रण। भारतेंदु का इस लघु आकार के प्रहसन में अनेक सामाजिक कुरीतियों और विकृतियों को पाठक या दर्शक के समक्ष लाने का प्रयत्न किया गया है। क्योंकि रचना का आकार बहुत छोटा है, इसलिए उन्हें विस्तार देने का तो अवसर ही नहीं था, लेकिन उनकी ओर संकेत अवश्य किया गया है। उस समाज में छुआछूत और जाति पात का बोलबाला था। जाति प्रथा सारे समाज को खोखला कर रही थी। जातियां छोटी छोटी उपजातियों में बदलने लगी थी, जिस कारण हिंदू समाज कमजोर पड़ने लगा था। ऐसी जात हलवाई, जिसके 36 कौम है भाई, जैसे कलकत्ते के विल्सन मंदिर में मतरिये, वैसे अंधेर नगरी में हम। ब्राह्मण वर्ग के लोग धर्म के नाम पर धन बटोर रहे थे। उनके लिए जाति पाति सब बिकाऊ समान है। ब्राह्मण वर्ग शिक्षा और धर्म के लिए काम ना करके भीख मांगते हैं, और उन्हें ऐसा करते हुए कोई शर्म या लाज नहीं आती। चौपट राजा की अंधेर नगरी को देखकर महंत जी अपने चेलों को भीख मांगने की प्रेरणा देते हैं, ना कि समाज और जाति के सार्थक कार्य करने की। इसका दूसरा उद्देश्य है नारी भावना। भारतेंदु ने अपने नाटक के माध्यम से तत्कालीन समाज में वैश्यावृत्ति के बोलबाले की ओर संकेत किया है तथा उच्च और मध्यम वर्ग के लिए सामान्य व्यवहार माना जाता होगा, जो ना जाने कितने घरों को नष्ट कर रहा होगा। नारी के लिए समाज में कोई अच्छा स्थान नहीं है। घासीराम चने जोर गरम बेचता हुआ उस समय की प्रसिद्ध वेश्याओं के नाम बड़ी सहजता से लेता है, जैसे कोई बहुत अच्छा काम कर रहा हो। वैसे तो बनारस नगरी पवित्र मानी जाती है,
लेकिन लगता है कि वहां नारी का विशेष सम्मान न रहा हो। वहां की दाल मंडी वैश्याओं का अड्डा थी। बाजार में जगह जगह युवक युवती पर बुरी दृष्टि डालते थे। भोली भाली गरीब युवतियों पर पैसे और शक्ति का जाल डालने वाले युवकों की कोई कमी नहीं थी। कुछ युवतियां भी तरह तरह से उन्हें उलझाने का प्रयत्न करती रहती थी। इतना अवश्य है कि तत्कालीन समाज में नारी भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करती थी। वह भी बाजार में सामान बेचती थी। सामाजिक और धार्मिक दृष्टि से उन पर किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं था। तीसरा है अंधविश्वास का चित्रण। तत्कालीन समाज में अंधविश्वासों का बोलबाला था। राजा, मंत्री, कोतवाल आदि सब अंधविश्वासी थे। वे तरह तरह की कुरीतियों में विश्वास करते थे। नाटक के अंतिम अंक चौपट राजा के मूर्खता भरे आदेश से जब गोवर्धन दास को फांसी के फंदे पर लटकाया ही जाने वाला था कि महंत जी ने उन सब के अंधविश्वास का लाभ उठाकर राजा को स्वेच्छा से फांसी के फंदे पर लटकने के लिए प्रेरित कर दिया था। एक विशेष मुहूर्त में मृत्यु प्राप्त करने से बैकुंठ की प्राप्ति का अंधविश्वास उसके मन में बैठा हुआ था। चौथा है सामाजिक मूल्यों के हनन का चित्रण। तत्कालीन अंग्रेजी शासन काल में देश में युगों से स्वीकार किए जाने वाले सामाजिक मूल्य तेजी से नष्ट हो रहे थे। तब पाप पुण्य, सद असद, सदाचार दुराचार और अपराधी निरपराधी में कोई अंतर नहीं रहा था, क्योंकि शासन भ्रष्टाचारी था और वह सबको एक ही लाठी से हाँकना चाहता था। जिस राज्य में वेश्या और पत्नी का एक ही स्तर माना जाए, उसे सामाजिक मूल्यों की महज कल्पना ही की जा सकती है। सत्य बोलने वाले को दुत्कारा जाता है और झूठ बोलने वाले को ऊंचा उठाया जाता है। मनुष्य की करनी और कथनी में अंतर है। बाहर से वह सभ्य तो भीतर से क्रूर और अत्याचारी है। सच बोलने वाला व्यक्ति जूते खाता है और झूठा तरह तरह से समाज में सम्मानित होता है। लोगों में विवेक पूरी तरह से समाप्त हो गया था। छठा है अंग्रेजी शासन का विरोध। भारतेंदु ने प्रतिकूल तत्कालीन परिस्थितियों के कारण खुले स्वर में अंग्रेज सरकार का विरोध तो नहीं किया, लेकिन अपने साहित्य के माध्यम से बार बार इसकी ओर संकेत किया है। वह सरकार लोगों को परेशान करती थी। उसके अधिकारी जनता को लूटते थे और वह लोगों के पैसों से अपना घर भर रहे थे। अंग्रेज अपनी नीतियों से धीरे धीरे सारे देश में फैलते जा रहे थे। नाटककार हजम शब्द के माध्यम से यह कहना चाहता है कि अंग्रेज ने लॉर्ड डलहौजी की लेप्स की नीति के अंतर्गत झूठे बहाने से भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राज्यों में मिला लिया था या उन पर अपने पिट्ठू शासकों को बिठा दिया था। उन्होंने छल और प्रपंच करने वाले देशवासियों को सत्ता में भागीदारी बना दिया था। सच्चे, सीधे और ईमानदार लोग परेशान थे और जो दुष्ट थे वो मजे कर रहे थे। सातवां है व्यवस्था में अव्यवस्था चित्रण। तत्कालीन समाज में अधिकारी वर्ग भ्रष्ट था।
उनके लिए व्यक्ति का बुद्धि, कौशल और गुणों से युक्त होना महत्वपूर्ण नहीं था, बल्कि उसका भ्रष्ट और रिश्वतखोर होना था। न्यायालयों में कार्य करने वाले भ्रष्ट थे। अंग्रेजों के शासनकाल में अधिकारियों का कार्य भ्रष्ट तरीके से पैसा लूटकर अंग्रेजों की जड़ें भारत में जमाना था। वह उनके काले कारनामों पर स्वीकृति की मोहर लगाया करते थे। पुलिस वालों के लिए कोई नियम कानून नहीं थे। कानून की रक्षा करने वाले ही कानून तोड़ते थे। सारे देश में अराजकता थी। भारतेंदु ने पाठकों और दर्शकों को उनके काले कारनामों से परिचित कराया था, ताकि उनके विरुद्ध उनकी भावनाएं जागृत हो सके। 8वां है जाति वर्ग का पतन। भारतेंदु ने अपने युग में ब्राह्मणों के द्वारा दिए गए शोषण का प्रभावपूर्ण चित्रण किया है और माना है कि उन्होंने धर्म को भी व्यापार बना दिया है। जब चाहे और जिससे चाहे वह पैसे के लालच में उसका धर्म परिवर्तन करा लेते थे। तत्कालीन समाज में महाजन लोगों का शोषण करते थे। सामान्य जनता को मेहनत से कमाया हुआ धन तरह तरह के बहानों से डकार जाते थे। वास्तव में भारतेंदु युग दृष्टा थे। उन्होंने अंधेर नगरी में तत्कालीन समाज, सामयिक विचार, युगीन चेतना, जन आकांक्षा और भारतीय भावना को चित्रित किया था। हास्य का सहारा लेकर उन्होंने कुशासन, विवेकहीनता के दुष्परिणाम, न्याय व्यवस्था के दोष और नैतिक हनन को प्रस्तुत किया था, ताकि वह समाज के समक्ष भ्रष्ट राजतंत्र और दूषित न्याय व्यवस्था को प्रस्तुत करे। इसकी प्रासंगिकता आज भी है, क्योंकि हमारा शासन तंत्र और न्याय व्यवस्था अभी भी भ्रष्ट है। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक यही खत्म होता है, जिसमें हमने जाना अंधेर नगरी नाटक के उद्देश्य के बारे में। अगर हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।